World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों नमस्कार। कई बार हमने खुद को पूछा है कि क्या होता है जीवन, कैसा होता है जीवन, और इस सवाल को लेकर के, इस प्रश्न को लेकर के हर कोई समय के साथ जीना चाहता है और वर्तमान के जीवन को ही जीवन समझकर अतीत को भूलना चाहता है। हर कोई अतीत को क्यों भूलना चाहता है? क्योंकि अतीत में कई सारे अनुभव, कई सारी अनुभूतियाँ ऐसी होती है जो वर्तमान जीवन पे प्रभाव डाल सकती है। इसलिए हर कोई अतीत को भूलना चाहता है, लेकिन उस अतीत में जैसे अंधेरे के कुछ पल होते हैं, वैसे ही उजाले के भी कई सारे पल होते हैं जो जीवन को झंझोड़ कर फिर से उभारना चाहते हैं, जीवन को शक्ति देना चाहते हैं, जीने की शक्ति देना चाहते हैं, और फिर हम जाने अनजाने में फिर से अतीत में डूब जाते हैं। मित्रों, यह प्राकृतिक संविधान है जीने का, और इसी प्राकृतिक संविधान को लेकर के सभी कला से जुड़े लोग जो होते हैं, कवि से लेकर चित्रकार तक या संगीत से लेकर नृत्यकार तक, सभी लोग अपने जीवन के अनुभवों के कुछ क्षणों को टटोल करके कला में लाना चाहते हैं और कला के दायरे में जीवन को रखने की कोशिश करते हैं। तब होता क्या है, तब चराचर सृष्टि के जीवन के बारे में वह व्यक्ति सोचता है वर्तमान में, और उसका संदर्भ अपने अतीत में शोधने की कोशिश करता है। ये जो कोशिश होती है वो हर एक के मन का ऐसा एक कोना है जहाँ वो खुद से ही बात करता है, उस कोने में जा कर के, और उस बातचीत में जो सवाल व्यक्ति खुद को पूछता है वो सभी होते हैं प्रकृति और मानव जीवन के संबंध में। और फिर वहाँ से आती है प्रतिमाएं, वहाँ से आते हैं बिंब, वो कविता के हो या किसी भी कला के हो। बिंबों का निर्माण उस जगह पे होता है जहाँ खुद इंसान खुद को कुछ प्रश्न पूछता है, और वो प्रकृति और इंसान के संबंध में होते हैं। तभी जा कर के कई सारे बिंबों का जन्म होता है, कई सारी प्रतिमाएं जन्म लेती है, और उसका उपयोग अपने कला में, वो कविता हो, संगीत हो, नाट्य हो, करना उस कलाकार को अनिवार्य होता है, क्योंकि उसका आत्मा उसे झंझोड़ते रहता है। खुद का शोध करने के लिए, खुद को टटोलते हुए जब व्यक्ति कुछ लिखना चाहता है तो उसका आत्मा उसे झंझोड़ता है, और बीते हुए दिनों के छाँव और धूप, अंधेरा और प्रकाश, उजाला, इन चीज़ों को बार बार उनके सामने, उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने, वो उस कलाकार के सामने खड़ा कर देता है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये सभी प्रक्रिया, इस तरह की सभी प्रकार की प्रक्रिया प्रतिभा से जुड़ी होती है। जिसकी प्रतिभा जितनी सशक्त होती है, उसको इस अनुभवों को चितारने के लिए गहरे बिंबों के सहारे कुछ और शक्तियाँ मिलती है, और उन शक्तियों से कला का निर्माण होता है। यह मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम जो कविता सुनने जा रहे हैं वो कविता है कंबोडिया के प्रीति अत्रेय जी की। प्रीति अत्रेय जी वास्तव में कई सारे ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जैसे कि राशिफल या फिर भविष्य विज्ञान, इस तरह के जटिल प्रश्नों को टटोलने वाले विधा से प्रीति जी जुड़ी हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर कोई इतनी जटिलता से जीवन का विचार नहीं करता। जीवन के हर पहलू को टटोल करके, उसका आगा पीछा देख करके, उसके अतीत को खोज करके भविष्य के तरफ जाने वाले राह को प्रशस्त बनाने की कोशिश वही करता है जो ऐसे जटिल प्रश्नों से जूझते रहता है। प्रीति जी जीवन को लेकर के वर्तमान भूत भविष्य का एक मात्र अंदाज नहीं लगाती, वो
अतीत को लेकर के वर्तमान को जांचती है और वर्तमान की गतिविधियों से भविष्य की तरफ जाने वाले जीवन के हर रास्ते को देखना चाहती है। कविता का शीर्षक है औँसीको चंद्रमा। कविता औँसीको चन्द्रमा यस प्रकार छ। समयको प्रवाहसँगै विगतमा नझरेका पुस्ता छुटेका कण सबै धुलो टकटक्याउन। समयको प्रवाहसँगै विगतमा नझरेका पुस्ता छुटेका कण सबै धुलो टकटक्याउन। मनभित्र नदेखिने गरी एकै ठाउँ गुम्सिएर बसेको चेतनाको कुचोले सबै झारझुर गरी झट्कार्न। मनभित्र नदेखिने गरी एकै ठाउँ गुम्सिएर बसेको सबै चेतनाको कुचोले सबै झारझुर गरी झट्कार्न। मस्तिष्कको बिर्कोमा लागेको माकुराको जालोलाई पन्छाउन। मुटुमा रक्त प्रवाह गर्ने शिरा र धमनीमा वनमाला झारसरी आफै फैलिन खोज्ने अवाञ्छित बोसो पगाल्न। मस्तिष्कको बिर्कोमा लागेको माकुराको जालोलाई पन्छाउन। मुटुमा रक्त प्रवाह गर्ने शिरा र धमनीमा वनमाला झारसरी आफै फैलिन खोज्ने अवाञ्छित बोसो पगाल्न। पीडाले उद्वेलित मन होस् या हाँसोले मस्किने तन। पीडाले उद्वेलित मन होस् या हाँसोले मस्किने तन। दुवै बेला तटस्थ रहन। दुवै बेला तटस्थ रहन। समय अनुसार चल्न। समयको गतिसँगै बहन। पीडाले उद्वेलित मन होस् या हाँसोले मस्किने तन। दुवै बेला तटस्थ रहन। समय अनुसार चल्न। समयको गतिसँगै बहन। छु प्रयासरत सधैँ। छु प्रयासरत सधैँ। कहिले हुन्छु समर्थ कहिले फेरि असमर्थ। कहिले हुन्छु समर्थ कहिले फेरि असमर्थ। जति बत्ती बाले पनि दियो मुनि अँध्यारो पानस मुनि अँध्यारो भएकै हुन्छ। जति बत्ती बाले पनि दियो मुनि अँध्यारो पानस मुनि अँध्यारो भएकै हुन्छ। जति नै सिसाको ऐनामा जति नै सिसाको ऐनामा आफूलाई हेर्दै पुस्दै टल्काऊ। जति नै सिसाको ऐनामा आफूलाई हेर्दै पुस्दै टल्काऊ। सिसा टलक्क टल्केला मनको भित्री ऐनालाई म कसरी टल्काऊ। सिसा टलक्क टल्केला मनको भित्री ऐनालाई म कसरी टल्काऊ। शरीर बाहिरको मैलो फाले झैं। शरीर बाहिरको मैलो फाले झैं मन भित्रको मैलो कसरी फालौं। शरीर बाहिरको मैलो फाले झैं मन भित्रको मैलो कसरी फालौं। मनलाई कसरी झलल्ल बनाऊ। मनलाई कसरी झलल्ल बनाऊ। फेरि गहिरिन्छु फेरि गहिरिन्छु। दियो बत्तीले पानसले आगोको ताप सहँदै प्रकाश बाँड्छ फिंजाउँछ। दियो बत्तीले पानसले आगोको ताप सहँदै प्रकाश बाँड्छ फिंजाउँछ। आफ्नो पूर्ण भाग उजुलाउन सक्दैन। आफू भित्रको सबै भाग नउजेलिए पनि आफू भित्रको सबै भाग नउजेलिए पनि चारैतिर उज्यालो बाँड्छ। सबैलाई प्रकाश पार्न खोज्दा उज्यालो दिन खोज्दा आफै पूर्णतया प्रकाश हुन नपाउने रहेछ। सबै प्रकारले परिपूर्ण हुन नसकिने रहेछ। कतै न कतै अँध्यारो हुनै पर्ने रहेछ। दियो बत्तीले पानसले आगोको ताप सहँदै प्रकाश बाँड्छ फिंजाउँछ। आफ्नो पूर्ण भाग उजुलाउन सक्दैन। आफू भित्रको सबै भाग नउजेलिए पनि चारैतिर उज्यालो बाँड्छ। सबैलाई प्रकाश पार्न खोज्दा उज्यालो दिन खोज्दा आफै पूर्णतया प्रकाश हुन नपाउने रहेछ। सबै प्रकारले परिपूर्ण हुन नसक्ने रहेछ। कतै न कतै अँध्यारो हुनै पर्ने रहेछ। कतै न कतै अँध्यारो हुनै पर्ने रहेछ। पूर्णिमामा झलल्ल हुने चन्द्र
औँसीमा लुक्नै पर्ने रहेछ, केही पाउन केही गुमाउनै पर्ने रहेछ। पूर्णिमामा झलल्ल हुने चन्द्र औँसीमा लुक्नै पर्ने रहेछ, केही पाउन केही गुमाउनै पर्ने रहेछ। झल्यास्स हुन्छु, झल्यास्स हुन्छु कतै म उज्यालो बाँड्दा थाकेर सुस्ताएकी औँसीको चन्द्रमा त होइन। झल्यास्स हुन्छु म, झल्यास्स हुन्छु कतै म उज्यालो बाँड्दा थाकेर सुस्ताएकी औँसीको चन्द्रमा त होइन। धन्यवाद।